हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे सीबीएसई क्लास 12 हिंदी अंतरा किताब का जो हमारा काव्य खंड है, उसमें आपके एक चैप्टर का नाम दे रखा है पद। ठीक है, तो ये पद लिखे गए हैं विद्यापति के द्वारा, तो उसको ही हम समझेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले इसकी एक समरी देख लेंगे, फिर बाद में इसकी सप्रसंग व्याख्या को देखेंगे कैसे करनी है प्रसंग व्याख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, जो हमारे ये विद्यापति के पद है, तो इनका सार समझ लो आप पहले, तो उसके बाद में सप्रसंग व्याख्या करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो महाकवि विद्यापति द्वारा रचित ये पद श्रृंगार रस और विरह वेदना के बेहतरीन उदाहरण है। यानी कि इसमें श्रृंगार रस का बात करी गई है और विरह वेदना यानी कि बिछड़ने के दुख को दिखाया गया है। इन पदों में नायक जो है वो कृष्ण जी है और नायिका जो है वो राधा है, और दोनों के बीच में जो उनके प्रेम है, दोनों के बीच के प्रेम, उनके बिछड़ने के दुख और मिलन की व्याकुलता को मैथिली भाषा में बहुत ही सुंदरता से पिरोया गया है। यानी कि उनके दुख को भी दिखाया गया है और मिलने की जो व्याकुलता है उसको दिखाया गया है बहुत ही सुंदरता के साथ। अब आ जाओ नीचे, तो इसमें बता रखा है विद्यापति के पदों में प्रेम, विरह और भक्ति का बहुत ही गहरा संगम मिलता है। यानी कि जो इनके पद है ना, उसमें प्रेम के बारे में, विरह के बारे में यानी कि बिछड़ने के बारे में, और भक्ति का बहुत ही गहरा संगम मिलता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है क्योंकि उनकी रचनाओं में कोयल जैसी मिठास है। मैथिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैथिली भाषा में कोकिल का मतलब होता है कोयल, तो उनको कोयल जैसी मिठास होती है उनके पदों में, इसलिए उनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। अब आप इसके स्टेंजा को समझ लो। स्टेंजा में क्या बात बताई गई है, देखो ये दे रखा है ना, के पतिया लय जायत रे मोरा पियतम पास, ये नहीं सहाय आसहे दुख रे भेल साउन मास। तो सबसे पहले इस वाले स्टेंजा का मीनिंग समझ लेते हैं और इसकी सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी वो मैं आपको बता देता हूँ। सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले लिखा जाता है प्रसंग। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में जो कवि दे रखे हैं विद्यापति, उनके द्वारा रचित पदों से ली गई है। ये बात आपको लिख देनी है, कवि का नाम और कविता का नाम। इस पद में कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राधा और नायिका की व्यथा का वर्णन है। नायिका लिख देना, नायिका का मतलब राधा ही है वैसे। ठीक है, सावन का महीना आ गया है और कृष्ण के बिना राधा का हृदय बहुत ज्यादा दुखी है, तो ये बात इन पंक्तियों में बता रखी है। अब आ जाओ नीचे। राधा जी अपनी सखी से कहती है कि मेरा पत्र यानी कि पति या प्रियतम कृष्ण के पास कौन लेकर जाएगा। मेरा पत्र यानी कि जो उनका पत्र है वो कृष्ण के पास कौन लेकर जाएगा। सावन का महीना आ गया और मेरे हृदय में ये असहनीय दुख सहा नहीं जाता। यहाँ पर राधा की भी बात करी जा रही है, साथ ही साथ में गोपियों की भी बात करी जा रही है। कृष्ण के बिना इस सोने घर में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ और अब यहाँ मुझसे रहा नहीं जाता। यहाँ पर राधा जी कहती है कि हे सखी, दूसरों का दुख कठोर होता है, लेकिन इस दुनिया में दूसरे के दुख पर कौन विश्वास करता है, कोई मेरी पीड़ा को नहीं समझ सकता। वो बताना चाहती है कि दूसरे का दुख बहुत ज्यादा भी क्यों ना हो, लेकिन कोई आदमी दूसरे के दुख पर विश्वास नहीं करता। वे कहती है कि मेरा मन तो हरि अपने साथ ही लेकर चले गए हैं। उन्होंने गोकुल को त्याग दिया और मथुरा में जाकर बस गए। पता नहीं उन्होंने ऐसा अपयश क्यों मोल लिया, यानी कि वो गोकुल छोड़कर मथुरा क्यों चले गए, ऐसी बात मुझे समझ नहीं आई। पद के अंत में कवि विद्यापति गाते हैं कि हे धैर्यवान स्त्री राधा, तुम अपने मन में इच्छा और आशा बनाए रखो, तुम्हारे मन भावन कृष्ण इसी कार्तिक के महीने में वापस लौट आएंगे। यानी कि विद्यापति जी लास्ट में बात कह देते हैं कि हे राधा, तुम घबराओ नहीं कि तुम्हारे पति इसी महीने में वापस लौट कर आएंगे। अब आ जाओ विशेष में। तो देखो, विशेष में आपको तीनों पॉइंट लिख कर आने होंगे इसके, कौन सी भाषा है, कौन सा अलंकार और कौन से मुख्य बिंदु है। तो विशेष के तीन इंपॉर्टेंट चीजें यही है। तो भाषा लिख देना कि इस पद में मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार में लिख देना प्रियतम पास और मन मन में अनुप्रास अलंकार है। मुख्य बिंदु आप लिख देना कि सावन के महीने में विरह का प्रभाव बढ़ जाता है, जिसे विद्यापति ने बहुत ही सुंदरता से दिखाया है। यानी कि कोई भी एक लाइन व्याख्या में से उठाकर यहाँ पर लिख देना मुख्य बिंदु में। तो इस तरीके से साप्रसंग व्याख्या करी जाती है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले स्टेंजा पर। विद्यापति का जो दूसरा पद है, सखी है कि पूछ सी अनुभव मोह, से ही प्रीति अनुराग बखानियत
तिल तिल नूतन होए। ये वाले स्टेंजा को अब आसानी से समझो। सबसे पहले लिखनी है इसका प्रसंग। तो प्रसंग मैंने आपको बता ही दिया है कि ये अंतरा भाग 2 में जो कवि है विद्यापति उनके द्वारा रचित पदों से ली गई है। इस पद में नायिका राधा अपने सखी से पूछने पर अपने प्रेम के अनुभवों का वर्णन कर रही है। यानी कि वो अपने प्रेम को बता रही है। वे बताती है कि सच्चा प्रेम शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि यह हर पल नया महसूस होता है। यानी कि जो सच्चा प्यार है उसको शब्दों में हम बता नहीं सकते। व्याख्या में आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके आनी है इजी लैंग्वेज में। तो देखो, राधा अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, तुम मुझसे मेरे प्रेम के अनुभव के बारे में क्या पूछती हो। यानी कि प्रेम तो बताया ही नहीं जा सकता। उस प्रेम और अनुराग का वर्णन करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं उसे जितनी बार याद करती हूँ या महसूस करती हूँ वह हर पल नया हो जाता है। यानी कि जितनी बार मैं अपने प्यार को महसूस करती हूँ ना, वो हर बार बढ़ जाता है। राधा कहती है कि मैंने जन्म भर अपने प्रियतम के रूप को निहारा है, यानी कि उनको प्यार किया है, लेकिन फिर भी मेरी आंखें तृप्त नहीं हुई है। यानी कि मेरी आंखें अभी तक भरी नहीं है। उन्हें और देखने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। मैंने प्रियतम के जिन मीठे वचनों को अपने कानों से सुना है, यानी कि जिन बातों को अपने कानों से सुना है, उनकी मिठास आज भी कानों में वैसे ही ताजा है। यहाँ पर प्रेम का वर्णन किया गया है। ऐसा लगता है कि वे शब्द अभी तक कानों के रास्ते हृदय तक पूरी तरह पहुंच ही नहीं पाए। यानी कि राधा अपनी जो सहेली है उनको बताती है कि जो उनके शब्द है प्यार के, वो अभी तक उनके कानों में है। राधा कहती है कि ना जाने कितनी ही मधुर रातें उन्होंने प्रियतम के साथ आनंद में बिताई है, लेकिन फिर भी वे उसे मिलन के आनंद को पूरी तरह समझ नहीं पाई है। लाखों वर्ष के साथ को वो बताती है कि मैंने लाखों लाख युगों तक अपने प्रियतम को अपने हृदय से लगाकर रखा, फिर भी मेरे हृदय की जो तड़प है वो शांत नहीं हुई है। यहाँ पर गहन प्रेम को दिखाया गया है कि अगर प्यार को शब्दों में बखान करने की कोशिश करी जाए तो प्यार को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ में वो बताती है कि हृदय की जो तड़प है वो अभी तक शांत नहीं हुई है, भले ही मैंने अपने प्रियतम से कितनी भी बात करी है। अंत में कवि विद्यापति कहते हैं कि राधा के अनुसार दुनिया में बहुत से चतुर लोग प्रेम का दावा करते हैं, लेकिन लाखों लोगों में से शायद ही कोई ऐसा भाग्यशाली प्रेमी ही मिलता है जिसका हृदय और प्राण सच्चे प्रेम से पूरी तरह तृप्त हुए हो। यानी कि दुनिया में बहुत सारे लोग प्यार की बात करते हैं, लेकिन शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे सच्चे प्रेम पूरी तरीके से प्राप्त हो गया हो। तो ये वाले स्टेंजा का हमने मीनिंग समझ लिया है। आप इसको रीड कर लेना एक बार, और उसके बाद में व्याख्या को पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। विशेष में क्या लिखना है आपको कि इस स्टेंजा में कौन सी भाषा का प्रयोग है। तो मैंने आपको बताया, तो लिख देना कि इस पद में मैथिली भाषा का प्रयोग है। कोई एक अलंकार स्टेंजा में से उठा के लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला जो स्टेंजा है इसमें कोई सा भी एक अलंकार ढूंढ लेना। तो मैंने इसमें से ढूंढकर अलंकार लिख दिया है कि तिल तिल हिये और लाख लाख में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। साथ ही साथ में जो नयन ना और श्रवण नहीं सोनल में अनुप्रास अलंकार है। मुख्य बिंदु की अगर मैं बात करूं तो कोई भी एक लाइन व्याख्या से उठाकर यहाँ पर लिख देना कि यहाँ प्रेम को नित्य नवीन बताया गया है, या फिर आप लिख देना कि राधा अपने प्रेम को अपनी सखी से बताती है, या फिर आप ये भी लिख देना कि प्रेम को शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुछ भी आप मुख्य बिंदु इसमें लिख देना। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले स्टेंजा पर। ये दे रखा है, मुदित रह दू नयन कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी। तो ये वाले स्टेंजा में क्या बात बता रखी है उसको मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या, फिर विशेष। प्रसंग में लिखा जाएगा प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में जो कवि दे रखे है विद्यापति उनके द्वारा रचित पदों से ली गई है। इस पद में कवि ने नायिका का दुख भरा चित्रण किया है, ये बात आप लिख देना। अब लिखने के बाद में व्याख्या आप कर देना इसमें कि प्रस्तुत पद में जो विरहिणी नायिका अपनी सखी से अपने दुख का वर्णन करती है, वे कहती है बगीचा फूलों से भरा हुआ है, कमल के समान सुंदर मुख को देखकर उसके नेत्र मोहित हो जाते हैं और उन्हें ढक लेती है। कोयल की मधुर आवाज और भौरों की गुजार सुनकर वे अपने कानों को बंद कर लेती है। यानी कि उसे नेचर में जितनी भी अच्छी चीजें हैं कोई पसंद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उसका पति अब उससे दूर हो गया है, या उसका प्रियतम उससे दूर हो गया है, और उसको नेचर की कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही है। कोयल की आवाज सुनकर वो अपने कानों को बंद कर लेती है। उसके बाद में वो बताते हैं कि हे माधव, नायिका कहती है कि तुम हमारे वचनों को सुनकर भी अनसुना कर देते हो। यानी कि श्री कृष्ण से कहती है कि हम आपसे इतना प्रेम करते हैं फिर भी तुम हमारी बातें सुनकर अनसुना कर देते हो। तुम्हारे गुणों को बार बार याद करते करते
यह सुंदरी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। तुम्हारे प्रेम के बारे में सोचते सोचते उसकी दयनीय अवस्था हो गई है। वह इतनी निर्बल हो गई है कि धरती पर बैठने के बाद उठ भी नहीं पाती। यहाँ पर अपने दुख का वर्णन करते हुए अपनी फिजिकल स्टेट को भी बता रही है वो, कि इतनी ज्यादा कमजोर हो गई कि धरती पर बैठने के बाद उठ भी नहीं पाती। वह दुखी होकर चारों ओर देखती रहती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। तुम्हारे वियोग में उसका शरीर हर क्षण कमजोर होता जा रहा है। जैसे चतुर्दशी का चांद धीरे धीरे घटता जाता है, तो वैसे ही इनका शरीर मतलब कमजोर होता जा रहा है। और फिर उसके बाद में कवि विद्यापति अपने आश्रयदाता शिव सिंह नरेश से कहते हैं कि यह नायिका अपने प्रिय के प्रेम में पूरी तरह डूबी हुई है। यानी कि यहाँ पर ये वाली लाइन लिखने का मेन पर्पस ये था कि स्टैंजा में आपके लास्ट में दे रखा है ना, कि ये देखो ये दे रखा है, भनहि विद्यापति शिव सिंह नरपति खिमा देई रमना। इसका मतलब ये है कि जो विद्यापति है वो अपने शिव सिंह नरेश से कहते हैं कि नायिका जो है अपने प्रिय के प्रेम में पूरी तरीके से डूबी हुई है। अब अगर मैं विशेष की बात करूं, तो मैंने आपको बताया है विशेष में 3 चीजें लिखी जाती है। पहले भाषा, अलंकार और मुख्य बिंदु। भाषा में लिख देना कि मैथिली भाषा का प्रयोग है। अलंकार में हेरी हेरी, सोन सोन, छन छन में पुनरुक्ति प्रकाश है। ठीक है। और चौदसी चांद में उपमा अलंकार है। देखो जहाँ कहीं भी सा, समान या सी ऐसे वाले शब्द होते हैं ना, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे चांद सा रोशन चेहरा, तो वहां उपमा अलंकार होगा। ठीक है। मुख्य बिंदु की अगर मैं बात करूं, तो लिख देना कि यहाँ नायिका की विरह व्यवस्था का वर्णन किया गया है, या फिर नायिका के दुख का वर्णन किया गया है, या फिर आप लिख देना कि जो नायिका है वो प्रकृति में जो भी अच्छी चीजें हैं उनको देखना पसंद नहीं कर रही, क्योंकि उसके पति उनके साथ में नहीं है। तो इस तरीके से आप चीजों को लिख देना। यहाँ पर ये वाले पद हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का डाउट लगे तो आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा, या फिर आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो भी पीडीएफ चाहिए वो आप ले लेना, वो आपको मिल जाएगी फ्री में। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, सॉल्व करवाना हो, वो भी फ्री में हम सॉल्व कर देंगे। गिवन व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।